देखिए कक्षा 9 की वीडियो नंबर 3 चैप्टर फिजिक्स में आपका गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जो चला हुआ है, इसमें हमने अब तक 2 वीडियो पढ़ी है। हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो किया था द्रव्यमान तथा भार में अंतर। इसके बाद जो आपका आज टॉपिक है वो है आपका प्रणोद तथा दाब। प्रणोद तथा दाब, प्रणोद बोलते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर, दाब को बोलते हैं प्रेशर। ठीक है जी, तो देखेंगे इसकी परिभाषा क्या कहा। ये दिया, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह त्वरित हो जाती है, अर्थात उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो त्वरित हो जाती है, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। बल एक सदिश राशि है तथा यह एक विशेष दिशा में कार्य करता है। क्या करता है जी? एक विशेष दिशा में। ठीक है जी, यह ध्यान देने वाली बात है कि समान बल हमेशा समान प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। बल का प्रभाव निम्न 2 कारकों पर निर्भर करता है, बल की दिशा और वस्तु के क्षेत्रफल। बल की दिशा और वस्तु के क्षेत्रफल पे किस प्रकार से निर्भर करता है, ये बात हम समझेंगे अब। जैसे बल की दिशा, जब हम शिथिल मतलब ढीले रेत पर खड़े होते हैं, आपने देखा होगा हम जब ढीले ढाले से स्वरूप में हो अपने, और हम क्या हो रेत पर खड़े हो तो हमारे पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं। जब हम ढीले ढाले से हो वैसे ही खड़े हो तो हमारे पैर क्या होंगे? रेत में धंस जाते हैं। जब हम रेत पर लेट जाते हैं, ठीक है, जब हम खड़े होते हैं तब तो क्या होता है? हमारे पैर धंस जाते हैं। परंतु जब हम रेत पर लेट जाते हैं मतलब पड़ जाते हैं तो हमारा शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसता। ठीक है जी, अगर हम पहले सीधे खड़े हुए थे तो हमारे पैर रेत के अंदर क्या हुए? धंस गए। परंतु जब हम पूरे ही उस रेत पर लेट गए तो हम क्या होंगे? हमारा शरीर उतना नहीं धंसता जितने हमारे पैर रेत के अंदर चले गए थे। ये कारण क्या है? जब हमारा पैर थे अकेले तो हमारा सारा शरीर का जो बल था वो हमारे पैरों के द्वारा रेत के ऊपर लगा हुआ था, तो इसी कारण हमारा क्या हुआ था? पैर हमारे रेत के अंदर चले गए थे। परंतु जब हमारा और क्षेत्रफल क्या था पैर का? बहुत ही कम। परंतु जब हम उस पर लेट गए तो हमारा इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? ज़्यादा। ठीक है जी, तो बल क्या लगा? कम। दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल हमारे शरीर का भार है। देखो, जब हम लेटे जब भी हमारा क्या था? भारी था, और जब हम खड़े थे तब भी हमारा क्या था? भारी था। आगे तो बढ़ो। भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। यहाँ बल रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। यहाँ जो बल है वो क्या लग रहा है? रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। अतः किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। भाई कोई भी वस्तु हो उसकी सतह के लंबवत, कोई ये सतह है इसके लंबवत मतलब ऐसे सीधा, जो ये बल लगा रही है इस वस्तु पे, ये आपका लंबवत मतलब यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा आपका 90 अंश का। जब 90 अंश का कोण बनेगा तो ये क्या कहलाओगा? आपका लंबवत। और किसी भी सतह के लंबवत सीधा बल लगने वाला क्या कहलाओगा? आपका प्रणोद कहलाओगा। आगे चलो। जब हम शिथिल रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात हमारे शरीर का भार हमारा पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है। मतलब क्या कहा? जब हम किसी भी रेत पर खड़े होंगे तो जितना भार हमारे शरीर का है वो हमारे पैरों पे है, तो जितना हमारे पैरों पे भार है वो टोटल हमारे इसको लगेगा जी। जब हम लेट जाते हैं तो वही भार पूरे शरीर के संपर्क में क्षेत्रफल के बराबर होता है। जब हम लेट गए तो उसमें क्या होगा? भार जो होगा वो पूरे शरीर के संपर्क के अनुसार होगा। और जब हम लेट जाओगे तो वैसा ही क्षेत्रफल पर लग रहा होता है। जब हम लेट जाते हैं तो वही बल हमारे पूरे शरीर के संपर्क में क्षेत्रफल के बराबर होता है, क्षेत्रफल पर लगता है, जो कि हमारे पैरों के क्षेत्रफल से अधिक होता है। भाई जब हम पैरों से खड़े थे तो हमारा क्षेत्रफल क्या था? कम था, भार ज़्यादा हो गया था। जब हमारा लेट गए तो भार क्या हुआ? भार तो आज उतना ही है, परंतु क्षेत्रफल क्या हो गया? ज़्यादा, जिस कारण हमारा बल अधिक कार्य नहीं कर रहा है।
इसके बाद इस प्रकार हम थे इस प्रकार समान परिणाम के बलों को भिन्न भिन्न अक्षेत्रफलों पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। मतलब बल तो भाई समान ही था, परंतु अक्षेत्रफल भिन्न भिन्न हुआ। जब अक्षेत्रफल छोटा था तो बल ज़्यादा लग रहा था, अक्षेत्रफल बड़ा होगा तो बल कम लग रहा है आपका। जिस पर वह लगता है रेत भिन्न भिन्न अक्षरों पर प्रभाव, इस स्थिति में प्रणोद समान है लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग है। अतः प्रणोद का प्रभाव अक्षेत्रफल पर निर्भर है, जिस पर कि वह लगता है रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े हुए अधिक था। अतः प्रति एकांक अक्षेत्रफल लगने वाला प्रणोद को दाब कहते हैं। मतलब क्या कहा भाई, प्रणोद क्या कहा, जब वो लंबवत बल लगेगा किसी सतह पर वो तो कहलाएगा प्रणोद, और किसी सतह पर जो भी बल लगेगा टोटल, चाहे वो लंबवत लग रहा हो और चाहे वो कैसे भी लग रहा हो, वो कहलाएगा आपका दाब। ठीक है जी, ऐसे लंबवत लग रहा तो ये प्रणोद कहलाएगा। हमने ऐसे लगा रखा इसमें नीचे की तरफ बाहर, तो आपका क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। प्रणोद बल है, अक्षेत्रफल ही आपका। प्रणोद तथा क्षेत्रफल के ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर, क्योंकि बल का न्यूटन हो और इसका क्षेत्रफल का मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 पास्कल। इसे हम प्रदर्शित करते हैं पी ए से। और बच्चों मैं आपको बता दूं, कई बार क्या हो, बहुविकल्प पे जो प्रश्न आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर किसके हैं। ऑप्शन दे दिए वहाँ बहुत सारे, तो आपको ध्यान रखना किसके बराबर होता है, 1 पास्कल। और पास्कल को पी ए से प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न अक्षेत्रफलों पर लगने वाले प्रणोद के प्रभाव को निम्न संख्यात्मक उदाहरण से समझा जा सकता है। देखो जी, उदाहरण दिया आपको। दैनिक जीवन में उदाहरण उपयोग, साइकिल या फुटबॉल में पंप द्वारा हवा भरने के लिए इसके द्वारा पिस्टन के पूरे क्षेत्रफल पर लगाते हैं। आपने देखा होगा साइकिल में हम हवा भरते हैं, ठीक है जी, उसमें एक पिस्टन होता है। पिस्टन देखा होगा आपने, जैसे जिससे वो हवा भरते हैं। जैसे कि है आपका ये पंप है, एक उसमें ऐसे अंदर लगा होता है, ठीक है जी, उसे आप ऊपर उठाते हैं और फिर नीचे दबाते हैं। एक पाइप लगा होता है, उसमें आपके क्या होती है, हवा। तो वो पिस्टन जैसे ऊपर आता है तो बीच में क्या हो जाता है, यहाँ हवा भर जाती है। जब पिस्टन नीचे चला जाता है तो आपकी हवा आगे ट्रांसफ़र हो जाती है, आगे निकल के, मतलब उसमें जो इसमें भी आप भर रहे साइकिल में, फुटबॉल में, जैसे भी, वो आपकी भर जाती है। ठीक है जी। ड्राइंग पिन को लगाते समय इसके चपटे भाग को अक्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। ड्राइंग पिन मतलब आपने देखा होगा, पिन होते हैं जो, जब उन्हें लगाते हैं तो उसमें जो चपटा भाग, मतलब जो चौड़ा भाग होता है, तो उस पर हम क्या लगाते हैं, भार लगाते हैं, ठीक है, बल लगाते हैं। यह बल सतह के लंबवत होता है, लंबवत दिशा में। अब आगे चलो, बरसों या ट्रकों में प्रणोद बल कारों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। बस जो होती है और जो आपके ट्रक होते हैं उनमें जो प्रणोद बल हो वो कार की अपेक्षा क्या होता है, अधिक। क्यों, देख लो क्या लिख रहा है। कारों के टायरों की तरह बसों के टायर कम चौड़े, जो कारों के टायर होते हैं की तरह बसों के टायर कम चौड़े रखे जाए तो उनका दबाव अधिक हो जाता है। भाई क्या कह रहा हूँ कि जैसे कार के जो टायर में चौड़ों की अपेक्षा अगर कम रखे जाए तो उनका भार क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और वे धरती में धंस जाएंगे। इसलिए बस या ट्रक के टायर अधिक चौड़े रखे जाते हैं, जिससे उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और धरती में दबाव कम पड़े। भाई क्या कहा, जैसे कार हो, कार देखी होगी आपने, कार, भाई कार के आप टायर देखना, टायर उसके में तो क्या हो, छोटे हो, और चौड़ाई में उनकी क्या हो, कम हो, तो मैं पृथ्वी पे क्या लगा हुआ है, बल ज़्यादा लगा। आपके आपने देखा होगा बस हो, ट्रक हो, उनके जो टायर हो बहुत चौड़े चौड़े हो। क्यों लगाए जाएंगे छोटे छोटे टायर में, इसलिए लगाए जा कि उनका जो भार है मैं पृथ्वी पे क्या पड़े, कम पड़े। अगर ज़्यादा पड़ेगा भार तो क्या हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा भाई,
धंस जाओगे उसके अंदर पृथ्वी के, और जब धंस जाओगे और फिर तो भाई धसी हुई चीज़ तो धसी रह जा। इसके बाद घोड़े के पैर की अपेक्षा ऊंट के पैरों का क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे प्रभावित क्षेत्रफल अधिक होता है और दाब कम हो जाता है। दाब कम होने के कारण ऊंट मरुस्थल में आसानी से चल पाता है। बहुत अच्छा उदाहरण है आपका। आपने देखा होगा रेगिस्तान में ऊंट चले हैं, मरुस्थल में चले, उनके पैर क्या हो, छोटे छोटे हो। देखा ऊंट किसी ने देखा? ऊंट नहीं देखा? आपने भी देखा ऊंट? हमने देखा ऊंट। उसके जो पैर हो वे छोटे छोटे हो, और जो घोड़े के पैर हो वे थोड़े छोटे हो। तो अगर जब उनके छोटे छोटे पैर हो तो वे इसीलिए क्या हो, रेत में धंसते नहीं। वहाँ पे रेतीले स्थान हो मरुस्थल में तो वहाँ में धंसते नहीं, और जब में धंसते नहीं तो मैं क्या हो, वहाँ से चल सकते हैं। परंतु जो आपके घोड़ा है, घोड़ा उसके पैर कैसे हो, छोटे, और उन पर जब भार पड़ेगा तो मैं धंसेंगे, और जब घोड़ा धंस ही जाएगा तो चलेगा कहाँ से भाई वो। ठीक है जी, तो इसलिए उनका दबाव कम पड़ता है और वे मरुस्थल में चल सकते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है तरलों में दाब। मतलब जो आपके, ये तो हमने ठोस की बात करी सारों में, जो तरल पदार्थ होंगे उनमें दाब कैसे लगेगा? तरल पदार्थों में क्या कहा कि प्रेशर इन फ्लूइड्स, सभी द्रव व गैसें तरल होते हैं। सभी गैस हुई, द्रव हुई, सबके सब क्या हो, तरल होते हैं। जिस प्रकार ठोस अपने भार के कारण अपनी सतह पर दाब लगाते हैं, उसी प्रकार सभी द्रव व गैसों में भी भार होता है। सभी द्रवों में और गैसों में भी क्या हो, भार हो आपका। और ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर चारों ओर दाब लगाते हैं। सभी द्रवों गैस अपना भार होता है उनमें, और ये जिस पात्र में रखी जाती है उसी का क्या कर लेती है, आकार ग्रहण कर ले। जैसे आपका जल है, जल, ठीक है भाई, लेकर आइए जल। जैसे कि आप देख रहे हो ये एक तरल पदार्थ है, इसमें क्या है आपका जल, ठीक है जी। अब ये जल इसमें है तो आपको किस आकार का नजर आओगा, इसी बोतल के जैसा। अब हमने ये ऐसे कर लिया तो इस प्रकार का आपको नजर आ रहा है जल। और जब यही जल आपका इस गिलास में डाल लिया तो आपको इस जल का आकार कैसे दिखाई दे रहा, जैसे इस गिलास का आकार है। तो क्या है, तरल। तो जो तरल पदार्थ है आपका, जो आपका तरल पदार्थ है वो आपका जिस भी पात्र में डाला जाएगा उसका ही क्या कर लेगा, आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद किसी परिशुद्ध तरल द्रव एवं गैस के किसी बिंदु पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना कम हुए संचरित होता रहता है। मतलब क्या हुआ कि जो बल होगा वो किसी भी दिशा में लगता रहेगा और लगातार लगता रहेगा। जो आपका तरल द्वारा डाला गया दाब पात्र की गहराई ऊंचाई के साथ बढ़ता है। भाई जो तरल का जो है वो गहराई में जितना है, मतलब जितना गहरे उसमें डाला, सीधी सी बात, आपने गिलास में डाला तो गिलास की गहराई के अनुसार उस पर बल लगेगा। आपने बाल्टी में डाला तो बाल्टी की गहराई के अनुसार बल लगेगा। आपने किसी टप में डाल दिया बड़े में तो उसके अनुसार बल लगेगा उसका। आपने किसी बोतल में डाला तो बोतल के अनुसार लगेगा। मतलब जिस भी पात्र में आपने डाला, जिस भी आकार का पात्र था उसमें आपका क्या लगेगा, वो बल डाल लगेगा जी आपका। आपका है उत्प्लावकता। उत्प्लावकता क्या हो, बुयांसी। देखो जब किसी वस्तु पानी में डाली जाती है, जब कोई वस्तु पानी में डालते हैं तो वह हल्की लगती है। भाई कोई भी वस्तु पानी में डाल दो तो कैसी लगेगी, हल्की। जब हम तैरते हैं तो हमारा शरीर हल्का अनुभव करता है। भाई तैर कर देखो कभी, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर भारी ही नहीं है जरा सा भी। ठीक है जी। जब हम कुएं में बाल्टी डालते हैं तो बाल्टी पानी की सतह को छूने पर हल्की महसूस होती है। भाई जब बाल्टी को हम किसी कुएं में डालते हैं तो हमें क्या लगेगी, बहुत ही हल्की लगेगी। अतः इससे स्पष्ट है कि जब कोई वस्तु पानी या द्रव की सतह को छूती है तो वह ऊपर की ओर एक बल अनुभव करती है। मतलब हम कोई भी वस्तु जब पानी के ऊपर डालेंगे तो एक बल क्या करेगी, वो अपने आप को अनुभव करती है। प्रत्येक वस्तु, आप भी हो पानी में डालोगे तो अगर आप पानी के ऊपर तैर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर भारी नहीं है,
ठीक है जी। अनुभव करती है जो पानी द्रव द्वारा डाला जाता है, अनुभव करती है जो पानी या द्रव द्वारा डाला जाता है, मतलब जो भार का अनुभव, वो बल का अनुभव कर रही है, वो क्या हो, पानी द्वारा। इस बल की दिशा वस्तु के भार की दिशा के विपरीत होती है। मतलब अगर वस्तु का भार नीचे की तरफ लग रहा तो जो बल है वो आपको ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है जी। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार क्या करते हैं, पानी है आपका, उसमें आपने एक गिलास डुबो दिया, बाल्टी है उसमें आपने एक गिलास डुबो दिया, तो क्या होगा, लोट के ऊपर आएगा वापसी, आएगा जी। क्यों आएगा वो, क्योंकि उस पर नीचे से एक बल लगा, और जो नीचे से बल लग रहा ना वो क्या हुआ आपका, उत्प्लावक बल। क्या हो, उत्प्लावक बल या उत्प्लावन बल कहलाता है वो। जैसे कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया उत्प्लावकता कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, उत्प्लावकता कहलाता है। ठीक है जी। इसके बाद उत्प्लावकता बल का मापन, इसका बल का मापन कैसे करेंगे आप, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। आप जब छोटे होंगे या अब भी जब आप नहाते हो, आपने देखा होगा आप उसमें एक जग लेते हो नहाने के साथ साथ प्लास्टिक का, तो आप क्या करते हैं, जब उसे बाल्टी में आप डुबो देते हैं नीचे, डुबो को देखना, तो वो क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, कुछ ही समय बाद अपने आप ही ऊपर आ जाओगा। ठीक है जी। और कई बार तो ऐसा होगा सीधा का सीधा उसके ऊपर तैरता हुआ होगा, और कई बार ऐसा होगा उसमें थोड़ा सा पानी उसके अंदर होगा, थोड़ा सा वो तैरता हुआ होगा। कारण क्या है, उत्प्लावक बल का कारण है क्या, कि बल जो जल है वो भी उस पर एक ऊपर की तरफ बल लगा रहा है, जिस कारण वो ऊपर की तरफ है, इसके कारण ही तो तैर रहा। अगर वहाँ उत्प्लावक बल ना हो तो वो नीचे बैठ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका डूब जाएगा। ठीक है जी। चलो, एक ठोस बेलन लो, उसे कमानीदार तुला में लटकाओ तथा उसका भार नोट कर लो। एक ठोस बेलन लो, उसे कमानीदार तुला आपने देखी होगी, जिसमें हम तराजू बोलते हैं जिसे, उसका भार नोट कर लो, उसका भार W1 है। अब बीकर में पानी लो, बेलन को बीकर में रखें, पानी में धीरे धीरे ले जाओ। पानी में धीरे धीरे डालने से बेलन का भार कम प्रतीत होने लगता है, जो कि कमानीदार तुला के सूचक से प्रकट होता है। जब बेलन पूरी तरह पानी में डूब जाता है तो कमानीदार तुला का सूचक पाठ्यांक देखो। माना यह पाठ्यांक W2 भार है। उत्प्लावन बल बराबर बेलन का वायु में भार माइनस इतना, मतलब क्या होगा, जो उसका भार ज़्यादा वो था उसमें तो आप पानी का भार क्या करोगे, घटा दोगे, मतलब क्या होगा, कम होगा। भाई आपने एक वस्तु ली, कोई भी ली, बेलन ले लिया, बेलन का मतलब आपका ये पेन ही ले लो आप, ये बेलनाकार है, इसका जो भार है आप पहले तो उसे वैसा नोट कर लो। फिर एक बीकर ले लो, बीकर बोलते हैं गिलास के जैसा ये बना हुआ जैसे। ठीक है जी। ये बीकर ले लिया आपने, क्या करा, इसे बीकर में जितना भार है उसे उस पर रख लिया। बेलन को भी पहले तो बेलन को नोट कर लिया कितने किलो का है, फिर वो भार रख लिया पानी का उसका बीकर का। फिर आपने क्या करा, उसमें तुला पर रखे ही आपने क्या करा, इसे इसमें डालना शुरू करा। तो आप क्या पाओगे कि पानी में जब डाला आपने उसे, तो उसका भार उस टाइम पे क्या पाओगे, कम पाओगे उसका। किसका, बेलन। इसके बाद पानी के पृष्ठ पर रखने पर वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों हैं। भाई अगर किसी पानी के पृष्ठ पर कोई वस्तु रख दी हल्की, तो क्या होगी, वो कभी कभी तैरती जाए, कभी कभी डूब जाए। क्यों, कारण क्या है, देखो क्या कारण है। आप सोचते होंगे कुछ चीज़ें तो पानी में डालती क्या हो जा, डूब जा, कुछ चीज़ें क्या हो, डूबती नहीं। जैसे कील है, कील डाल दिया आपने पानी में, क्या होगी, तुम डूब जाएगी। आपने एक प्लेट डाल दी, प्लेट, और डूबने की नहीं आपकी। ठीक है जी। क्या कारण है उसका, पानी की सतह पृष्ठ पर कील रखने पर डूब जाती है, परंतु कॉर्क तैरता कील पर पानी द्वारा लगने वाला उत्प्लावन बल इसे ऊपर की ओर धकेलता है, परंतु इस पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है। लेकिन कील पर पानी द्वारा लगने वाला उत्प्लावन बल नीचे की ओर लगने वाले बल से कम होता है। मतलब क्या हो, जब आपकी वस्तु का जो भार है वो उत्प्लावन बल से ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। परंतु जब आपका उत्प्लावक बल ज़्यादा होगा और वस्तु का भार कम होगा तो आपकी वस्तु नहीं डूब पाएगी।
देखा होगा आपने, कई बार ऐसा हो बहुत सारी चीज़ें, बड़े बड़े पेड़ जब कट कर समुद्र में नदी में गिर जाते हैं तो वे तैरते हुए चले जाते हैं बहुत दूर तक। और कुछ चीज़ जैसे एक छोटा सा पत्थर ही होता है, उसे आप डाल देते हैं तो क्या हो, नीचे बैठ जाता है, डूब जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एक तो पृष्ठ बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, इस कारण वो डूब नहीं पाता। और कई बार क्या हो, उसका भार बहुत ज़्यादा हो, वो नीचे डूब जाता है, परंतु जिसका भार बहुत कम हो और उत्प्लावन बल ज़्यादा हो, वो कभी नहीं डूबता है। चलो जाके बढ़ो। इसलिए कि कील पानी में डूब जाती है, कॉर्क पानी में तैरता रहता है। जबकि कील पानी में डूब जाती है, कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक है, अतः वह तैरता है। इसलिए द्रव के कम घनत्व की वस्तु तैरती रहती है। जिसमें कम घनत्व होगा वो तो क्या होगी, तैरती रहेगी। जिसमें घनत्व ज़्यादा होगा वो तैरती रहेगी। ठीक है बेटा। इसके बाद वह अधिक है, वह अतः वह तैरता है, इसलिए द्रव के घनत्व कम वस्तु तैरती है और द्रव के अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती है। यदि पानी की सतह पर रखी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा तो वह तैरती रहेगी। जितनी उस पर रखी, जितना पानी का घनत्व है, अगर वो है उससे कम तो वह आएगी तैरती। अगर वो ज़्यादा है तो डूब जाएगी आपसे, अधिक है तो वह डूब जाएगी, और यदि बराबर है तो वह बीचों बीच तैरती रहेगी। आपने देखा हो कई बार बीचों बीच में रहो जा, ठीक है जी। अगर वो इतना ही बल उसका है, नीचे का इतना ही बल ऊपर का है, तो क्या होगी, बीच में तैरती रहेगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं आने। अब किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन को द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व की परिभाषा आ गई क्या, कि किसी वस्तु का जो घनत्व है वो प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं हम। कि किसी भी वस्तु का प्रति एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान है वो क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। भिन्न भिन्न पदार्थों का घनत्व भिन्न भिन्न होता है। भाई अलग अलग पदार्थों का सबका घनत्व क्या हो, अलग अलग होता है। किसी पदार्थ के लिए यह विशिष्ट परिस्थितियों में समान रहता है। किसी पदार्थ के लिए क्या हो, समान रहता है, किसी पदार्थ के लिए समान नहीं रहता है। मतलब विशिष्ट पर वो हो बहुत कम। और घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम, और कल पढ़ेंगे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो हमारा था गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में तीसरी वीडियो। आज आपने पढ़ा क्या, प्रणोद और दाब तरलों में दाब और प्रणोद के दैनिक उपयोग, और आपके साथ में उत्प्लावकता बल। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।